गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जो होते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर हम ये मान लें कि एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये जेड डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन है। अगर हम ये मान लें कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर रही है, जिसे हम लोग के से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पर होगा और मैग्नेटिक फील्ड बी पर होगा। और हमने ये प्रूफ किया था कि के वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ई के, और के वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने इससे पहले लेक्चर में प्रूव किया था। आज हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आज हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये तीनों सिस्टम मिला करके एक ऑर्थोगोनल सेट बनाते हैं जिसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज हम इसको प्रूफ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली perpendicular to each other in electromagnetic wave। तो आज हम इसको प्रूफ करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। इससे हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड ई और बी में क्या रिलेशन है आपस में, इससे पता चलेगा हमको। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अगर आपको याद होगा तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो हमने लिखवाया था, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, जिसे हम लोग फैराडे लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे और इस बात को प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेयर यहां पर ई, आपका जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एंड बी वेक्टर फील्ड बी ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। आपको के पता है, के आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होती है, और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग 2 पाई बाई टी ये कहते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है और ये इसके कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो डाइवर्जेंस ये कर्ल है, कर्ल का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इसको इस वन इक्वेशन में हम इन वेक्टर्स की वैल्यू रख दें। कर्ल ऑफ ई की जगह पर ये ई जीरो
ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये ऑपरेटर है डिफरेंशियल का, ये डिफरेंशिएट हो रहा है इस इक्वेशन पे। इसमें सिर्फ डिफरेंशियल होगा पोजीशन का, यानी आर का, टी कांस्टेंट रहेगा। ठीक उसी तरीके से ये डिफरेंशियल होगा टी पे, इसमें आर कांस्टेंट रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करें, ई जीरो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्सपोनेंशियल का, आर के रिस्पेक्ट में आई के, और ये टर्म एज सच रिपीट हो जाएगा, आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक उसी तरह इधर कीजिए, डिफरेंशियल करना है इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो बी जीरो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करना टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे माइनस आई ओमेगा आएगा, और बाकी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। दोनों साइड में आई है, कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा हमका के ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया इधर से, तो इधर बचेगा ओमेगा बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आर लिखा हुआ है, ये वेक्टर दोनों होंगे, ये दोनों वेक्टर पोजीशन होते हैं, के और आर दोनों वेक्टर होते हैं, इसलिए हम यहां पर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, आर के डॉट आर के डॉट आर के डॉट आर। तो यहां तक आ गए हम। ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वैल्यू आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, के ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। अब इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट ये है, इन दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और हमको एक आउटपुट मिल रहा है। ये तभी संभव है जब दो वेक्टर्स के बीच हम मल्टीप्लाई करें और वेक्टर मिले, इसका मतलब इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर का प्रोडक्ट तभी वेक्टर होगा जब दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो, यानी कि के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर बाय ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, इस इक्वेशन से कंपेयर अगर करें इस बात को, तो हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन में किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि इस वेक्टर में ये जो परपेंडिकुलर आउटपुट था वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलरली वेक्टर बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑल परपेंडिकुलर टू के एंड मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू ई। और यही हमको प्रूफ करना था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। thus electric field and magnetic field are mutually perpendicular। ये इस बात को प्रूव करता है, ये इक्वेशन इस बात को प्रूव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपेगेशन के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये
यहां पर यह भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड के यानी कि प्रोपेगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों आर इन ऑर्थोगोनल प्लेन। ये तीनों ऑर्थोगोनल एक्सिस बनाते हैं। जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसके परपेंडिकुलर ही दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ये सेट बनता है ऑर्थोगोनल का, जिसको हम लोग इस तरीके से भी शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और इसके बाद आपको हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में क्या रिलेशन होता है, दोनों में कौन ज्यादा एक्सीड करता है, किसकी वजह से सारे फिनोमेना होते हैं। वो इंपॉर्टेंट काफी है इसके आगे वाला टॉपिक। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां से हमने छोड़ा था क्वेश्चन को वहीं से शुरू करते हैं। वी नो दैट, अभी हमने जो प्रूफ किया के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। यहां से हम शुरू करते हैं और हम ये बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इसके लिए वेयर के, इसे हम लोग प्रोपेगेशन वेक्टर भी कहते हैं प्रोपेगेशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा एन कैप। एन कैप क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन हो गया। और के ओमेगा जो है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड, या इसको हम लोग 2 पाई एफ भी कहते हैं। एफ क्या है? ये आपकी एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनकी वैल्यूज को हम इसमें रखें अगर, तो हमको ये मिलेगा के की जगह पर रखें एन, 2 पाई बाई एन, सॉरी 2 पाई बाई लेमडा एन कैप क्रॉस ई इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी बी। दोनों साइड में 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा एन कैप क्रॉस ई इज इक्वल टू लेमडा एफ बी। लेमडा इंटू एफ, अगर किसी वेव में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। लेमडा इंटू एफ इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करने पे स्पीड ऑफ लाइट मिलता है, वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी मिलती है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एन कैप ई इज इक्वल टू सी टाइम्स बी। ये एक रिलेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसको और इलोबरेट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालें हम तो इसका मॉड लें हम एन क्रॉस ई मॉड सी बी। मॉड का मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू 1 होगी, यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि ई इज इक्वल टू सी टाइम्स बी।
ये रिलेशन निकला और ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज C टाइम्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का C टाइम्स होता है। इसीलिए जितने भी फिनोमिनाज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, उसमें सारा सारा दारोमदार इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसको बैकअप देता है, सपोर्ट करता है। सारे फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू B से C टाइम्स ज्यादा होती है। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद जो एक और रेशियो निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जहां कहीं वेव चलती है वहां पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा, उसको हम लोग इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी कहते हैं। उसको इस तरह निकालते हैं, ये टॉपिक है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये रेशियो निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जैसा कि हमने अभी देखा E इज इक्वल टू C टाइम्स B, ये हमने अभी देखा है। और वेयर B को हम लोग म्यू 0 H भी लिख सकते हैं। हम बता चुके हैं इसको पहले भी। मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन इंडक्शन है ये, और ये आपकी इंटेंसिटी, इन दोनों में, इंडक्शन में और इंटेंसिटी में ये रिलेशन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, और ये आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन है। और इसको हम यहां अप्लाई करें अगर, देन E इज इक्वल टू C इंटू B की जगह पर हम म्यू टाइम्स H रख दें अगर, तो E बाई H, ये आपका रेशियो होगा E बाई H का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसी भी पॉइंट पे वो होता है म्यू 0 टाइम्स C, ये होता है। और ये आपका रेशियो होगा किसी पॉइंट पे E और H के बीच में। इसको और थोड़ा सिंपल करें, E बाई H इज इक्वल टू म्यू 0, और जो इसकी C की वैल्यू होती है, वो C की वैल्यू होती है हमेशा C इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 0 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट। ये हम बता चुके हैं पहले भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट म्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0, यहां से वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो E बाई H इज इक्वल टू अंडर रूट, एक कट जाएगा, अंडर रूट म्यू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या है एक्चुअली में। ये आपका जो यूनिट आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा, यानी कि अंडर रूट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट अगर सॉल्व करें तो आपका यूनिट आएगा ओम, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो इसकी वैल्यू आएगी 377 ओम, जिसको हम लोग जेड के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर यह पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो 377 ओम होता है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक इंपीडेंस भी कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट। यानी कि Z is equal to 377 ohm, also called intrinsic impedance of free space for electromagnetic wave। यानी कि अगर किसी वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो हर पॉइंट पे इसका रेशियो इतना होगा, और ये कांस्टेंट होगा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
जो मीडियम वैक्यूम भी रेजिस्टेंस अप्लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। अगला जो टॉपिक, वो कोई टॉपिक नहीं, वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बेहद जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मान लिया हमने, सपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि वेव है, वेव इज प्रोपेगेटिंग along x डायरेक्शन। हमने मान लिया कि जो लाइट चल रही है, हम जो लाइट ऑन कर रहे हैं, माने हमने टॉर्च ऑन किया और लाइट निकल गई, वो लाइट x डायरेक्शन में चल रही है इधर। ये डायरेक्शन हो गई लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन, यानी के। तो अब सवाल इस बात का है कि इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, या मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी। तो जैसा कि कहा गया है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। पहली चीज, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं होगी, सिर्फ लाइट चलेगी, तो इस डायरेक्शन में ई एक्स की वैल्यू जीरो होगी और इधर बी एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होंगे जिधर फील्ड चली है। इस साइड में आ जाए, इस साइड में वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, तो वाई पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर आपका वाई कंपोनेंट होगा सिर्फ, और वो होगा ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। और इधर आपका ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इधर आ जाए, इधर आपका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो यहां पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वाई, वो इधर आपकी जीरो हो जाएगी, और यहां पर सिर्फ जेड जीरो होगा, और यहां पर जो मिलेगा वो सिर्फ जेड डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड जेड पर है, तो बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये अगर आप देखें गौर से, तो ये पूरा सीक्वेंस, पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, उधर कोई मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं होगा, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपोनेंट है उधर कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये पूरा कंपोनेंट का सिनेरियो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलता है, जो कि ध्यान रखने लायक बात है। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल सेट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक खत्म हुआ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एनर्जी है। जैसा कि हम आपको पता है कि अगर आप बाहर निकले धूप में तो आपको गर्मी लगती है, वो एनर्जी जो हम तक मिल रही है लाइट के जरिए, वो एनर्जी हमको किस तरह मिलती है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका नाम है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे यूनिवर्स में हमको जो एनर्जी मिलती है वो लाइट फॉर्म में मिलती है, रेडिएशन फॉर्म में। और वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में हमको कैसे हम तक पहुंचती है उसको हम बताएंगे। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉर्मली जो तरंगे होती हैं, वेव होती हैं, उनकी एनर्जी उनके पार्टिकल्स में होती है, यानी पार्टिकल्स अपनी एनर्जी बगल वाले पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं और अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई पार्टिकल, कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए उनकी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ही कन्फाइंड होती है। यानी कि जो सारी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कन्फाइंड होती है। जो द एनर्जी, इसको इस तरह लिख सकते हैं, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज confined
इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड बी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी भी एनर्जी फ्लो करती है, वो प्रोपेगेट करती है और आगे बढ़ती है, वो उनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ही फॉर्म में चलती है। और जिसको हम लोग इस तरह शो करते हैं एस, इसको हम शो करते हैं एस से, और ये वैल्यू होती है 1/μ0 टाइम्स ई क्रॉस बी। ये आपका एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फॉर्म में, वेयर जिसको हम लोग यहाँ पे एस जो है, इसे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। और इसे कहते हैं एनर्जी प्रोपेगेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूं समझिए कि अगर हमने मान लीजिए यहां से कोई टॉर्च ऑन किया, ये टॉर्च ऑन किया और लाइट चल रही है, तो किसी एक प्लेन से जब लाइट गुजरेगी आपकी, तो पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी निकल रही है, ये हमें इससे बताता है। और इस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इसकी, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या मल्टीप्लिकेशन है, ये हमको बताता है पॉइंटिंग वेक्टर एस, ये एनर्जी। तो इससे हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा दी गई एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। एस को हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ये किसी एक पॉइंट पर, किसी एक क्षण पर निकालने वाली एनर्जी है। अगर हम चाहें तो इसको एक पूरी साइकिल के लिए भी निकाल सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपकी वेव चल रही है, ये वेव है, तो किसी एक पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया, मगर एक साइकिल, एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए, यहां तक के लिए, ये पूरी साइकिल के लिए कितनी एनर्जी होगी, उसको भी हम निकाल सकते हैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल करके। वो काफी इंपॉर्टेंट है एवरेज वैल्यू। तो इसको हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं इस समय, कि एक पूरी साइकिल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर वन कंप्लीट साइकिल। चलिए, जैसा कि हमने बताया अभी, S इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स E क्रॉस H। B/μ0, इसको हम लोग H के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन S इज इक्वल टू E क्रॉस H। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर है। और इसको हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है इस चीज की। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम यहां से कर सकते हैं, B इज इक्वल टू, हमने अभी देखा था 1/C टाइम्स, एक मिनट, 1, we know that omega B is equal to K क्रॉस E। यहां से हम B की वैल्यू वहां रख सकते हैं, वेयर B इज इक्वल टू 1/C टाइम्स N क्रॉस E। ये हमने निकाला था इससे पहले, ठीक।
तो इसको वहां रख दें अगर, तो S इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स C E क्रॉस N क्रॉस E, ये आया वेक्टर के फॉर्म में। S इज इक्वल टू 1/μ0 C, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट है A क्रॉस B क्रॉस C का। इसको हम अगर ब्रेक करना चाहें तो E डॉट E N माइनस E डॉट N E, ये डॉट प्रोडक्ट है और एक ही डायरेक्शन में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि S इज इक्वल टू 1/μ0 C E स्क्वायर N माइनस 0। ये वैल्यू आपकी 0 जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। E एंड N आर परपेंडिकुलर, तो हमें जो मिलेगा वैल्यू 1/μ0 C E स्क्वायर N कैप। ये N इलेक्ट्रिक फील्ड है और μ0/c है, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो μ0/c होती है, ये वैल्यू होती है Z के, जैसा हमने भी पहले बताया था। तो S इज इक्वल टू 1/Z E स्क्वायर N, ये वैल्यू किसी भी पॉइंट पर एनर्जी की वजह, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्फाइंड होती है, और ये किसी द एनर्जी एट एनी पॉइंट। अब हम चाहे तो इसको एवरेज ले सकते हैं इसका एक पूरी साइकिल के लिए, तो इसकी साइकिल के लिए एवरेज लेने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी एक साइकिल तक। एवरेज वैल्यू निकालने अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू के लिए हमको इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू देना पड़ेगा 1/Z0 और E स्क्वायर N। ये वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी साइकिल के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अगर हम इसको वैल्यू रखें इसकी जेड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये आपका होगा E0 e टू द पावर I K डॉट R माइनस ओमेगा T स्क्वायर N, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/Z0 E स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी cos स्क्वायर e टू द पावर I K डॉट R माइनस ओमेगा T स्क्वायर N। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लोग cos और थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। यह वैल्यू हमेशा रियल होती है, सिंस e टू द पावर I K डॉट R माइनस ओमेगा T। इसको अगर हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख सकते हैं cos थीटा में, cos K डॉट R माइनस ओमेगा T प्लस I साइन K डॉट R माइनस ओमेगा T। अगर हम यहाँ पर रियल लिया हुआ है, रियल की वैल्यू, ये आपकी रियल वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी रियल है, तो यहाँ इसकी सिर्फ रियल वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। तो रियल वैल्यू को लेने के लिए इमेजिनरी वैल्यू छोड़ देंगे, तो S की जो एवरेज वैल्यू होगी एक यूनिट साइकिल के लिए इक्वल टू 1/Z, पूरी साइकिल के लिए एक करेंगे हम इसको, एक कंप्लीट साइकिल के लिए cos स्क्वायर K डॉट R माइनस ओमेगा T dt, और ये आपका हो जाएगा E स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी E स्क्वायर बाई Z0, और इसकी वैल्यू अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमेशा हाफ होती है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये हाफ होगी। तो जो एवरेज वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी हाफ Z0 E0 स्क्वायर, ये आपकी एवरेज वैल्यू हो गई।
एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू वेरी मच।